हेलो दोस्तों, द एडी एग्जाम में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, तो आज हम आपके लिए मैथ का ही एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट चलाए जा रहे हैं। तो उसमें सेट नंबर आपका 10, सेट नंबर कौन सा 10। आज हम 10वां मैथ का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे जो एसएससी जीडी के लिए है। तो जिन बच्चों का एग्जाम है एसएससी जीडी का, तो उन बच्चों के लिए ये प्रैक्टिस सेट सीरीज चलाई जा रही है। तो आप सभी लोग ऐसे बच्चों के साथ या अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर जरूर कर दें जो एसएससी जीडी का एग्जाम देना चाहता है। तो मैथ के क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, तो देख लीजिए क्या है। लिखा है कि मनीष 225 रुपए प्रति पुस्तक की दर से खरीदा और उन्हें 162 रुपए प्रति पुस्तक की दर से बेच दिया, तो 7 पुस्तकें बेचने पर कितना हानि होगी, मतलब उसे कितने रुपए की हानि हुई है, ये आपको क्या करना है, बताना है। तो उसने कितने रुपए की एक पुस्तक खरीदी है, 225 की। कितने की खरीदी है, 225 की एक पुस्तक। बेची कितनी है उसने, 162 की। अब बताओ, ये है क्रय मूल्य और ये क्या है आपका विक्रय मूल्य। मतलब खरीद कर लाए आप 225 की और बेच रहे हैं 162 की, तो इसका मतलब घाटा हो रहा है आपको कितने रुपए का, 63। मतलब एक पुस्तक पर 63 रुपए की हानि है। कितनी हानि है आपको, 63 रुपए की एक पुस्तक पर। और आपने ऐसी कितनी पुस्तकें बेची हैं, 7। तो टोटल हानि आ जाएगी, 7 का गुणा करा देंगे। तो 7 का जैसे ही आप गुणा कराएंगे, 63 सत्ते 441, तो आपको कितने रुपए की हानि हो जाएगी, 441 रुपए की हानि। क्लियर है। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है, एक गेंदबाज ने लगातार 15 मैचों में 0-3, 1-2, 5, 4-5, 5, 2-2, 0-0, 1-2 विकेट लिए। तो इस डेटा का बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आपको, बहुलक। क्या ज्ञात करना है, बहुलक। देखिए, किसी भी डेटा का बहुलक, बहुलक मतलब मोड पूछा जाता है। जो बहुलक होता है, बहुलक के बारे में जान लीजिए। बहुलक का मतलब होता है जो भी डेटा या जो संख्या जितनी अधिक बार आएगी वही क्या होता है, बहुलक। जितनी ज्यादा बार आई होगी संख्या, वो क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा। वही बहुलक कहलाएगा जो ज्यादा बार आया होगा। तो आपको क्या करना है, आपको पता करना है कौन सा नंबर जो है ज्यादा बार आया। तो चेक करना है, जैसे 0, 1, 2, 3, मतलब 0 कितनी बार आया है, 3 बार। आगे 3 देख लिया जाए, 1, 2, 3 दो ही बार आएगा। 2 को देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 2 कितनी बार आ गया, 4 बार। और 1, 1 दो ही बार आया है। 5 देखा जाए तो 5 कितनी बार है, 3 बार। और कोई नंबर नहीं है, तो 2 कितनी बार आया है, 4 बार। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 है वही सबसे ज्यादा बार आया है। तो इसका बहुलक भी कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि जो नंबर जितनी ज्यादा बार आएगा वही क्या कहलाता है, बहुलक। क्लियर है। आगे देखते हैं। अगला है, दो वस्तुओं की कीमत 3:2 के अनुपात में है। पहली वस्तु की कीमत में 40% की वृद्धि की जाती है और दूसरी वस्तु की कीमत में x% की कमी की जाती है। यदि दो वस्तुओं की कीमत का नया अनुपात 7:3 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। मतलब x क्या है, परसेंट है। x क्या है, दूसरी वस्तु की कीमत में प्रतिशत कमी। तो जो दूसरी वस्तु की कीमत जितने प्रतिशत कम हुई है वो हमें पता करना है। तो आइए देखते हैं कैसे लगाते हैं। दो वस्तुएं, इनका अनुपात कितना है, 3:2। देख लीजिए, जैसे पहली वस्तु है और दूसरी वस्तु है, इनकी कीमत का रेशियो में पता है कितना है, 3:2। हम अपने हिसाब से एक एक जीरो बढ़ा लेते हैं। मान लेते हैं एक वस्तु अगर 20 रुपए की है तो दूसरी कितनी होगी, 30 रुपए। एक जीरो 10 का गुणा करा लिया। कितने का गुणा करा लिया, 10 का। ठीक है। अब देखो क्या क्या पहली वस्तु में कितनी वृद्धि है, 40%। तो इसे हम बढ़ा देंगे, कितना, 40% बढ़ा देंगे। आप बताओ, अगर इसे आप 40% बढ़ाओगे तो 40 तिया 12, तो इसमें 4 तिया 12, तो इसमें कितने की वृद्धि हो जाएगी, 12 की। 12 बढ़कर यह संख्या कितनी हो जाएगी, पहली 42।
12 की वृद्धि हो जाएगी, वो बढ़कर कितनी हो जाएगी 42। अब दूसरी संख्या में कुछ ना कुछ कमी हुई होगी। अब कितनी कमी हुई है ये हमें नहीं पता है, लेकिन हमें नया रेशियो पता है। जब वृद्धि और कमी के बाद इनका जो रेशियो होता है वो कितना हो जाता है 7:3। मतलब पहली संख्या अगर 7 हो जाएगी तो दूसरी संख्या कितनी रेशियो में 3। अब बताइए 7 की वैल्यू कितनी है 42, 7 6 42, तो 6 तिया 18। बताइए ये 6 गुनी है तो 6 गुना 3 6 18, तो ये संख्या कितनी 18। अब बताइए दूसरी वस्तु कीमत पहले कितनी थी 20, अब कितनी 18, तो कितनी कम है 2। ये प्रतिशत बनाना है, 2 कम है किससे 20 से, तो परसेंट बदल लीजिए सर, 2 कम है किससे 20 से, प्रतिशत बनाएंगे 100 का गुणा, 2 पंचे 10, 5 दूनी 10%। तो कितने की कमी हो जाएगी इसमें, दूसरी वस्तु की कीमत में 10% की कमी। तो x का मान कितना हो जाएगा 10। आगे देखते हैं दोस्तों, क्लियर है, समझ आ गया होगा। फिर से देख लीजिए, बहुत आसान है, आप आसानी से समझ सकते हैं। कोशिश करिए समझने की। क्या है, क्या कहा गया है, एक वस्तु की कीमत का रेशियो कितना था 3:2। तो मैंने लिख लिया इसे 3:2। कितना लिख लिया 3:2 लिख लिया। जब 3:2 लिख लिया तो ये जो रेशियो था 30 और 20 मैंने लिख लिया। अब उसने कहा था कि पहली वस्तु की जो बढ़ेगी वो कितनी बढ़ेगी 40, तो इसका मैंने 40% बढ़ा लिया। 30 का 40% कितना 12, 12 बढ़ाया तो संख्या कितनी होगी वो 42 हो जाएगी। और दूसरी वस्तु को x% किया था तो उसको हमने ऐसे ही रख दिया, पता नहीं था। फिर हमें ये रेशियो पता था कि लास्ट में रेशियो 7:3 हो जाता है। और पहली है कितनी 42, हमारे पास रेशियो में कितनी थी 7, तो 7 6 42, तो 3 6 18, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 18। मतलब पहली वस्तु की कीमत 20 से कितनी 18, तो 2 कम है, तो मैंने लिख लिया 2 कम है कितने से 20 से, परसेंट बना लिया, तो 10% की कमी। क्लियर है। अगला देखते हैं, अगला सवाल है, अगला है एक वस्तु 15% की छूट देकर 4,777 रुपए में बेची गई, उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, वस्तु का अंकित मूल्य एमआरपी। इसमें आपको डिस्काउंट दिया गया है। क्या दिया गया है, डिस्काउंट। देखिए डिस्काउंट जो होता है वो हमेशा किस पर दिया जाता है, एमआरपी पर ही डिस्काउंट होता है। किस पर डिस्काउंट होता है, एमआरपी पर ही होता है। आप बताइए, अगर जैसे किसी वस्तु की एमआरपी 100 है और अगर उसे आप 15% डिस्काउंट दे दें, कितना डिस्काउंट दे दें 15% मान लो आपने डिस्काउंट दे दिया, तो वह वस्तु कितने की बिक जाएगी 85 की। तो ये क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य, क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो आप बताइए, तो फिर ये 85 की वैल्यू है, 75 की 100 की आपको निकालनी है, क्योंकि तो ये विक्रय मूल्य हमें गिवन है कितना है। तो आप भी कहेंगे सर 85 की वैल्यू है 4,777, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4777/85। सॉल्व करेंगे, आपको निकालना किसका है 100 का मान, तो 100 का यही गुणा करा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 100 का मल्टीप्लाई कराएंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो करा लेते हैं, 5 से काट लेंगे तो ये कितना 17, ये कितना 20, 17 दूनी 17 से काट लेंगे, देखो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, कितना बचा 13, 17 136, 17 एकम 17, 281। तो आंसर कितना हो जाएगा 281 गुणा 20, तो 28 दूनी 56 और 10 दूनी 20, ये आपका आंसर हो जाएगा कितना 5620 रुपए। क्लियर है। या अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते तो इस 15% का क्या बना सकते थे, फ्रैक्शन भी बना सकते हैं। तो आपने पढ़ा भी होगा कि सर 15% जो होता है उसका फ्रैक्शन कितना होता है 3/20, मतलब 3/20 की छूट है। मतलब अगर वस्तु का अंकित मूल्य 20 था तो ये 3 रुपए कम होकर कितने की बिक जाती 17। तो इसी 17 का मान कितना आ जाता 477। यहाँ से एक का मान आप निकाल लेते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करा लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगला देखते हैं, अगला है पी क्यू से 40% कम है, तो क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक है। देख लीजिए क्या लिखा है, पी जो है क्यू से 40% कम है। पी कम है किससे, क्यू से 40%। अगर इसका मतलब क्यू अगर 100 है तो पी कितना होगा 60।
क्योंकि इससे 40% कम था, बना लिया। फिर हमसे पूछा गया क्यू पी से कितना अधिक है, तो बताओ क्यू जो है वो पी से कितना अधिक है। आप बताओ पी से कितना अधिक है, 40। अब इसे हमें बदलना है किसमें, प्रतिशत में। जिससे अधिक है उसी संख्या का भाग दिया जाता है। किससे अधिक है, 60 से, तो 60 का ही भाग लगेगा। 40 ज्यादा है किससे, 60 से, तो प्रतिशत बनाएंगे 100 का गुणा। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो 40 दूनी 40 दिया 200/3, कितना आंसर आ जाएगा, 200/3%। जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो 66 सही 2/3% या 66.66%। कितना आ जाएगा, 66.66%। ये आपका आंसर होगा। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर आप पसंद कर रहे हैं तो सेशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते जाइए। अगला देखिए, सवाल अगला है, जैसे U अनुपात B 4:7 हमें गिवन है। U अनुपात B कितना गिवन है, 4:7। आगे गिवन है V अनुपात W 9:7। V अनुपात W कितना है, 9:7। तो इनको एक लाइन में बना लेते हैं। ऐसे तिरछा एन उल्टा एन बनाया जाता है। 9 चौको 36, 9 सत्ते 63 और 7 सत्ते 49। क्लियर है? अब ये हमारे पास रेशियो आ गया U V और W का। तो U V और W किस रेशियो में आ गए, 63:36:49। किस रेशियो में आ गए, 63:36:49। अब हमें किसकी वैल्यू गिवन है, यदि U का मान 72 है, क्या गिवन था, U की वैल्यू 72। अब बताओ ये 36 की वैल्यू कितनी दी गई, 72। अगर आप बताइए 36 की वैल्यू 72 मतलब 2 गुनी है, तो ये सारी वैल्यू डबल ही होंगी। क्या पूछा गया है, W का मान पूछा गया। तो W हमारे पास कितना है, तो 49। 49 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 98। बताओ तो W की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 98। ये आपका आंसर है। क्लियर है? अगला आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लिखा है 22 छात्रों का औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। मतलब 22 छात्रों के औसत वजन में कितनी वृद्धि होती है, 1 किलोग्राम की वृद्धि होती है जब शिक्षक का वजन शामिल कर लिया जाता है। मतलब एक क्लास में 22 छात्र हैं और उनके औसत वजन में कितनी वृद्धि हो रही है, 1 किलोग्राम की वृद्धि। अब बताइए 22 छात्रों के वजन में औसत में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाएगी। कब हुआ है, यदि 22 विद्यार्थियों के समूह का प्रारंभिक वजन कितना था, 31। मतलब ये हो गया, देखो ध्यान से, जैसे 22 छात्र हैं तो इनका औसत वजन कितना, 31 किलोग्राम है। कितना, 31। जैसे ही मैंने इसमें एक शिक्षक को शामिल किया तो इनके औसत में 1 किलोग्राम की वृद्धि, मतलब औसत 31 की बजाय कितना हो जाएगा, 32। और शिक्षक शामिल हो जाएंगे तो टोटल व्यक्ति काउंट किए जाएंगे तो 23 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 23। अब बताइए, देखिए ध्यान से, शॉर्टकट देखते हैं। जैसे 23 व्यक्ति हो गए हैं, ठीक, कितने पहले 22, वो कितने गए, 23। हमें पता करनी है किसकी आयु, अध्यापक की। देखो कैसे लगाते हैं, अध्यापक की आयु कितनी, मौखिक हो जाएगा, आप समझेंगे। औसत का मतलब क्या होता है, सबकी एज कैसी होती है, सबकी उम्र बराबर या सबका वेट बराबर। अब बताइए, आपकी जो 22 छात्र थे इनका औसत कितना था, 31 किलोग्राम। अगर शिक्षक का वेट 31 किलोग्राम ही होता, मतलब जो टीचर जो थे उनका वजन 31 किलोग्राम ही होता, तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि समानी वेट के आए हैं तो कोई समस्या ही नहीं है। अब अगर उनका वजन ज्यादा होगा तो औसत बढ़ेगा, अगर उनका वजन कम होता तो औसत तो कम होता। औसत में वृद्धि हुई है कितनी, एक। इसका मतलब इन भाई साहब का जो वजन है, जो अध्यापक जो है, इनका वजन जो है कैसा है, ज्यादा है। वही पता करना है कितना ज्यादा है। अब जैसे अध्यापक आ जाएंगे, लोग कितने हो जाएंगे, 23। आप बताइए 23 लोगों को 1-1 किलोग्राम वेट बढ़ेगा, एवरेज है तो 23 किलोग्राम एक्स्ट्रा होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो शिक्षक थे उनका वजन जो है औसत से कितना ज्यादा था, 23। तो ऐड कर लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा 54 किलोग्राम। कितना हो जाएगा, 54 किलोग्राम। इसका मतलब क्या है कि जो शिक्षक है वो कितना वेट का था, 54 किलोग्राम का। क्लियर है?
आप ऐसे कर सकते हैं, जल्दी भी लग जाएगा, थोड़ा समझाया है तो थोड़ा टाइम लगा है। आगे देखिए, आप कैलकुलेट करके भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, टोटल छात्र कितने थे 22, समझ लीजिएगा, टोटल छात्र कितने थे 22, और इन 22 छात्रों का जो वजन था, जो 22 जो छात्र हैं इनका जो वजन था वो कितना था, औसत 31। तो गुणा करा लीजिए आप, कितना हो जाएगा 22 एकम 22, हासिल में कितना 2, 22 दिया 66 और 2 68। इसका मतलब टोटल वजन कितना होगा सभी छात्रों का 682 किलोग्राम। टीचर शामिल कर लिया गया तो वजन अब टोटल कितने हो गए 23, और औसत एक बढ़ गया तो 31 की वजह औसत कितना हो जाएगा 32। तो अब टोटल वजन कितना हो जाएगा, तो 23 दूनी 46 का कितना 6, हासिल में कितना 4, 23 दिया 69, 69 और 4 73। इसका मतलब अब टोटल वजन कितना है 73 किलोग्राम। अब देखिए, जब टोटल विद्यार्थी थे तो टोटल वेट था कितना 682, जैसे टीचर को शामिल कर लिया टोटल वेट कितना हो गया 736, मतलब कुछ बड़ा, और जो भी बड़ा होगा वो किसका वेट बड़ा होगा, वो अध्यापक का ही। तो दोनों को घटा लीजिए, अध्यापक सहित वजन कितना है 736, अध्यापक के बिना वजन कितना है 882, घटा लीजिए। तो 4, 13 में से 8 गया 5, तो ये जो टीचर थे इनका वजन कितना आ जाएगा 54 किलोग्राम। आप ऐसे गुणा करा के दोनों को क्या करेंगे घटा लेंगे, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, लिखा है एक बैग में 420 रुपए मूल्य के 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए के सिक्के हैं। मतलब क्या है कि एक बैग है जिसमें टोटल कितने रुपए हैं 420, और उसमें सिक्के हैं 1 रुपए 2 रुपए और 5 रुपए के। इन सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है 8:1:5, मतलब सिक्कों का जो रेशियो है, संख्या है, कौन से कितने सिक्के वो कितना है, तो 8:1:5 पूछा गया। तो बैग में 5 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात तो कीजिए। तो लगाते हैं, देखिएगा ध्यान से, क्या कहा गया है कि 1 रुपए 2 रुपए और 5 रुपए, इनके सिक्कों का अनुपात हमें दिया गया। किसका अनुपात दिया गया, सिक्कों का। तो कॉइन्स रेशियो आप लिख लीजिए, सिक्कों का अनुपात कितना है 8:1:5, 8:1:5। अगर आप सीख जाएंगे तो ऐसा सिक्कों वाला सवाल आपको हमेशा इसी तरीके से लगाना है, कभी आपका गलत ही नहीं होगा। अब आप देखिए जरा, सिक्कों का अनुपात इतना हो गया। अब इसकी क्या बनानी पड़ेगी, हमें मूल्य बनाना पड़ेगा, वैल्यू आपको बनानी पड़ेगी, इसकी कीमत बनानी पड़ेगी, प्राइस में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब आप बताइए 1 रुपए के 8 सिक्के हो तो आपके पास कितने रुपए होंगे, 8 ही रुपए होंगे, 8:1:8। 2 रुपए का एक सिक्का होगा तो 2:1:2 रुपए होंगे, और 5 रुपए के अगर 5 सिक्के होंगे तो 25 रुपए होंगे कि नहीं, बताइए टोटल कितना हो जाए 25। अब बताइए 8, 5, 8, 2 और 25, तो टोटल रकम आ जाएगी। टोटल आप काउंट कर लेंगे कितना पैसा है, 25 तो 27, 27 और 8 35, तो आपके पास कितना रुपया है 35। हमने जोड़ा जिस हिसाब से रेशियो दिया गया था, कितना रुपया है 35। लेकिन सवाल में कितना दिया गया, बैग में है कितना 420, तो आप बताइए 35 की वैल्यू कितनी होगी 420, तो 1 की वैल्यू निकाल लीजिए यहां से। 35 एकम 35, 35 दूनी 70 है, 1 की वैल्यू कितनी, मतलब 12 गुनी। तो सिक्कों की संख्या भी कितनी 12 गुनी। किसके सिक्के पूछे गए 5 रुपए के, तो इसी में आप गुणा करा दीजिए, 5 का गुणा तो 12 पंचे 60, तो 5 रुपए के कितने सिक्के होंगे 60। 2 रुपए का पूछेगा तो 12 एकम 12, 1 रुपए का पूछेगा तो 12 अट्ठे 96, सारे सिक्के आ जाएंगे। हमसे कितने की पूछे गए थे 5 रुपए के, तो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी 60। क्लियर है। अगला देखते हैं, अगला क्या है, लिखिए अनिल, दीपक और दिनेश मिलकर एक काम 35 दिनों में कर सकते हैं। 3 व्यक्ति हैं, अनिल, दीपक और दिनेश। कौन कौन है, अनिल के साथ है दीपक, और दीपक के साथ है कौन सा दिनेश। ये मिलकर कितने दिनों में कर सकते हैं 35 दिनों में। कितने दिनों में कर सकते हैं 35 दिनों में। अनिल, दीपक, दिनेश कितने दिनों में 35 दिनों में। अनिल और दिनेश मिलकर उसे 60 दिनों में, मतलब 2 व्यक्ति फिर से, अनिल
और दिनेश कितने दिनों में? 60 दिनों में। तो एलसीएम ले लीजिए, जो एलसीएम आएगा उसी से हमारा आंसर आ जाएगा। तो एलसीएम कितना आ जाएगा इन दोनों का? 420। कितना लासा आ जाएगा? 420। तो जो एलसीएम होता है वही हमारा क्या होगा? टोटल वर्क। आप बताओ 35 से भाग अगर दिया जाए तो 35 एकम 35 और 35 दूनी, तो इन तीनों की जो क्षमता होगी, इन तीनों की जो क्षमता होगी वो कितनी? 12। 60 का भाग देंगे तो कितना? 7। इन दोनों की क्षमता कितनी होगी? 7। आप बताइए, अनिल, दीपक, दिनेश की क्षमता 12, अनिल और दिनेश की क्षमता 7। अब बताओ इन दोनों की क्षमता 7 है तो दीपक की क्षमता कितनी होगी? 5। दीपक की क्षमता कितनी होगी? 5। अगर दीपक की क्षमता 5 है, हमसे कार्य किससे करवाया गया है? दीपक से। तो 420 कार्य करने में दीपक को कितना समय लगेगा? तो दीपक द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा? 420/5। 5 से काटेंगे, 5 अट्ठे 40, 5 चौको 20। तो दीपक को कितना दिन लगेगा? 84 दिन। कितना समय लगेगा? 84 दिन। क्लियर है? क्षमताएं निकालेंगे, आपस में घटा लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। हो गया? अगला सवाल है, अगला सवाल लगाइएगा दोस्तों। अगला सॉल्व कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है कि सोनू एक कार को 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चला रहा है, तो 936 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? अनिल जो किस गति से कार चला रहा है? सोनू 936 किलोमीटर जाना है और गति कितनी है? 20 मीटर प्रति सेकंड। देखिए समय बराबर, हमें क्या पता करना है? समय। क्या पता करना है? समय। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। अब बताओ दूरी कितनी है हमारे पास? 936। चाल कितनी है? 20। समस्या क्या है कि दूरी हमारे पास किलोमीटर में और चाल है मीटर प्रति सेकंड में। तो इस चाल को पहले हमें बदलना पड़ेगा। किसमें? मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में। तो आइए बदल लेते हैं। चाल कितनी हमारे पास? 20 मीटर प्रति सेकंड। जब भी आप मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बनाएंगे तो हमेशा कितने का गुणा कराएंगे? 18/5 का। कितने का गुणा होता है? 18/5 का। तो ये कन्वर्ट हो जाएगी आपकी चाल। तो 5 चौको 20, 18 चौको 72। तो आपकी चाल हो गई कितनी? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। बस मात्रक का फर्क है, 20 मीटर प्रति सेकंड में है और 72 किलोमीटर प्रति घंटे में। तो आप 72 का भाग दे दीजिए इसमें। इसका भाग दे दीजिए 72 का, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए, काट लीजिए। 72 से कटेगा, देखो 9 से काटो, 9 अट्ठे 72, 9 एकम 9, 0, 9 चौको 36, कट गया। 8 से काटोगे कितनी बार में? 13 बार में। तो कितने घंटे का समय लगेगा इसको? 13 घंटे का। कितने घंटे का समय लगेगा? 13 घंटे का। 13 घंटे में वह कितनी दूरी तय कर लेगा? 936 किलोमीटर। अगला है, देखते हैं। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 21, 12 और 16 मीटर है। उस कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। आपको पता करना है, जैसे एक कमरा है उसमें सबसे लंबी छड़ की लंबाई। अगर कमरा किस आकार का होता है? रूम जो होता है वो घनाभ के आकार का होता है। और घनाभ में जो सबसे लंबी छड़ होती है, जैसे मान लो ये घनाभ है, तो आप बताओ इस कोने से लेकर इस कोने पर जो आएगी वही सबसे लंबी छड़ होगी। तो ये क्या कहलाता है? विकर्ण। क्या कहलाता है? विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण हमें पता करना है। क्या पता करना है? घनाभ का विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण क्या होता है? घनाभ का जो विकर्ण होता है, डायगोनल जो विकर्ण होता है वो क्या होता है? √L² + B² + H²। तो घनाभ का विकर्ण कितना होता है? L² + B² + H²। आप रख दीजिए वैल्यू, आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं कैसे आंसर आना है।
एल स्क्वायर, लंबाई कितनी दी गई 21, तो 21 का वर्ग कितना होता है 441। चौड़ाई कितनी दी गई 12, 12 का वर्ग कितना होता है 144। ऊंचाई कितनी दी गई 16, 16 का वर्ग कितना होता है 200। जोड़ लीजिए इसको, कितना हो जाएगा, देखो 6 4 10 और 1 11, हासिल में कितना 1, 5 4 9 4 13 और 1 14, 4 1 5 2 7 और 1 8, 841। और 841 कितने का वर्ग होता है 29 का। तो जो छड़ जो सबसे लंबी होगी वो कितने मीटर की होगी 29 मीटर, क्योंकि मीटर में ही सारे मात्रक थे, तो आंसर आपका किसका होगा मीटर में। क्लियर है। देखिए डायगोनल का जो होता है वो फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट आप लगा लेंगे। ये घन का घनाभ का था, घन का होता है विकर्ण भुजा √2। कितना होता है, जैसे अगर मान लो घन होता, क्या होता घन, घन में सभी भुजाएं कैसी होती समान होती, तो घन का जो विकर्ण होता है वो कितना होता है a√3। तो घन का भी कभी पूछा जाता है, घन का विकर्ण होता है a√3। ठीक है। अगला है ए अकेले एक कार्य को 6 दिनों में कर सकता है, बी अकेले उसी कार्य को 8 दिनों में कर सकता है, तो ए और बी दोनों मिलकर उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये आपसे पूछा गया है। मतलब क्या है कि ए किसी कार्य को 6 दिनों में, बी 8 दिनों में और ए बी दोनों मिलकर कितने दिनों में। तो आप जानते हैं समय तथा कार्य का सवाल हो तो ए और बी दोनों के दिन दिए गए हैं, तो आपको क्या करना है, दोनों का एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेकर दोनों की क्षमताओं से क्या दे देना है भाग, आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या लिखा है। ए किसी कार्य को 6 दिनों में और बी उसी कार्य को 8 दिनों में, कितना एलसीएम आ जाएगा 24। लासा कितना आ जाएगा 24, 6 चौको 24, 8 तिया 24, 4 और 3 7, 7 का भाग दे दिए, तो आंसर कितना आ जाएगा 24/7। ये आपका आंसर है। आसान सवाल था, आसानी से कर सकते हैं आप। क्लियर है। ओके आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगर पसंद आ रहा है सेशन तो आप लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए। लाइक अगर आप करते रहेंगे तो मोटिवेशन मिलता है, तो और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा फिर आपको। अभी आपका एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपके लिए मैथ का क्या करा रहा हूं, मैथ की प्रैक्टिस करा रहा हूं कि जब तक आपका एसएससी जीडी का एग्जाम होगा, जब तक आपके लगभग 20 सेट में करा दूंगा, तो उन्हीं 20 सेटों को अगर आप कर कर जाएंगे तो आपका स्कोर 100% होगा किसमें, मैथ में। जो 20 क्वेश्चंस आते हैं वो आपके 20 क्वेश्चन सही होंगे अगर आप इसे अच्छे से कर लेंगे। तो सेशन लाइक करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, कर दें उनके पास शेयर, क्योंकि उनका भी भला हो जाएगा। तो देखिए अगला सवाल देखते हैं, कोशिश करिए लगाने की। क्या है कि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में स्वयं की कितनी गुनी, 5 गुनी। किस दर से, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज से कितनी राशि हो गई है 3 साल में 5 गुनी, तो बताइए ये कितने वर्षों में 125 गुनी हो जाएगी। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में जब पैसा गुने में बदलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज से पैसा किस में बदल रहा है, गुने में बदल रहा है, तो गुना अगर समय समान रखा जाए तो हर उतने ही समय में वह उतनी गुना हो जाएगा। जैसे मान लो ऐसे समझो कि जैसे मैं कोई 1 रुपए बैंक में जमा करता और कह देता कि यह रुपए 2 साल में 3 गुने हो जाएंगे, तो फिर मैं अगर और 2 साल का समय दे दूं तो 3 तिरका 9 हो जाएंगे, वो फिर कितने गुने हो जाएंगे 9 गुने। अगर मैं और 2 साल का समय दे दूं तो 9 तिया 27 गुने। मतलब इस कंडीशन पर सवाल चलता रहता है। तो मतलब 2 4 6 सालों में, अगर 2 साल में 3 गुना, तो यहां से यहां तक टोटल कितने, 6 साल में कितने गुना, 27 गुना हो जाएगा। मतलब इसी टाइप से चलता है। क्लियर है। तो इस सवाल को देखिए कैसा है कि 3 वर्षों में कितने गुना है, 5 गुना, 3 वर्षों में 5 गुना। अब बताइए कोई धनराशि 3 वर्षों में 5 गुनी हो रही है, 3 वर्षों में, तो आप बताओ जैसे आप 1 रुपए जमा किए होते, 3 साल तक इसे आप जमा रहने देते, तो 3 साल बाद ये कितनी हो जाती, 5। फिर अगर आप और 3 साल खर्च कर दें अपना समय, तो 5 का फिर 5 गुना, 5 25, क्योंकि राशि हमेशा कितनी गुनी करनी, 5 ही गुनी करनी, तो कितनी हो जाएगी 25। और अगर आप थोड़ा 3 साल का समय आप दे देंगे तो 25 पंचे कितना हो जाएगा 125। आपको करनी कितनी 125। आप बताइए
1 से 125 तक जाने में कितना समय लगा? 3 3 6 और 3 9 साल। तो कितने साल में 125 गुनी हो जाएगी? 9 साल में। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कितना? 9 वर्ष। क्लियर है? या फिर अगर आप देख लीजिए और भी एक तरीका होता है इसका, क्या है कि जो राशि जैसे हमसे कहा गया कि देखिए ध्यान से 3 वर्षों में कितनी गुनी? 5 गुनी। या ऐसे लिख लो आप, 3 वर्ष में कितनी गुनी? 5 गुनी। आपको करनी कितनी गुनी है? 125 गुनी। आपको बनाना है इसे कितना? 125 गुना। आप बताओ अगर 125 गुना आप इसे करना चाहते हैं तो इस 125 को 5 की पावर में लिखेंगे तो इसे आप कितना लिख सकते हैं? 5 की घात 3। तो जो पावर होती है इसका इसमें गुणा करा दो, 3 तिरका 9 वर्ष। डायरेक्ट आपका आंसर आ जाता है सीधा सा कितना? 9 वर्ष। इस तरीके से भी आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं। अगला, एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। एक शंकु है, उस शंकु की ऊंचाई कितनी है? 16 सेंटीमीटर और उसके आधार की त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर। यदि पेंटिंग की दर 14 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर है तो शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को बाहर से पेंट करने की लागत क्या होगी? एक शंकु है और इसको क्या करना है? हमें रंगना है। और जब शंकु रंगा जाएगा तो शंकु कैसे रंगा जा रहा है? वक्र पृष्ठ। तो शंकु का हमें क्या चाहिए? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। देखिए शंकु क्या होता है? शंकु ये रहा शंकु आपका। बर्थडे वाली जो कैप होती है वो क्या कहलाती है? शंकु। ये है शंकु। इस शंकु को हमें रंगना है इसके ऊपर। तो शंकु का हमें क्या चाहिए? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो शंकु का जो CSA होता है, शंकु का जो CSA होता है वक्र पृष्ठ, वो कितना होता है? पाई आर एल। एल मतलब तिरछी ऊंचाई है। तो ये इसकी होती है त्रिज्या r, ये इसकी होती है h। तो l हमें निकालना पड़ेगा। तो तिरछी ऊंचाई जो l होती है, l का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। l निकालने का, तिरछी ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? रूट l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। देखिए h भी हमें गिवन है और r भी गिवन है, तो हम निकाल लेते हैं इसी में रख के। देख लीजिए L पता कर लेते हैं तो L पता कर लेंगे तो L बराबर क्या हो जाएगा? देखिए ध्यान से, अंडर रूट L, H का वर्ग 16 का वर्ग कितना होता है? 256 प्लस 12 का वर्ग 144। तो रूट में कितना? 400। तो L बराबर कितना आ जाएगा? 20। L आ गया हमारा 20। अब हम यहां निकाल लेते हैं। तो y की वैल्यू कितनी है? 22/7। R की वैल्यू कितनी है? 12। L की वैल्यू कितनी आ गई है? 20। ये टोटल आ जाएगा आपका वक्र पृष्ठ। लेकिन हमसे टोटल खर्चा पूछा गया, कितने का खर्चा है? 14 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर। मतलब क्या है कि अगर क्षेत्रफल आपका 1 वर्ग सेंटीमीटर होता तो आपको कितने रुपए देने पड़ते? उसको 14 रुपए देने पड़ते। अगर आपका क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर होता तो आपको कितने रुपए देने पड़ते? 14 रुपए आपको देने पड़ते। लेकिन अभी इतना क्षेत्रफल है तो इसमें कितने का गुणा करा देंगे? 14 का। तो ये टोटल खर्चा आ जाएगा, कितना आपने इन्वेस्ट किया, टोटल कॉस्ट आ जाएगी, लागत आप निकल के आ जाएगी। अब आप लागत आप सॉल्व कर लीजिए, कितनी हो जाएगी? 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14, 22 दूनी 24, 24 दूनी 48। तो कितना हो जाएगा? 22 गुणे 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 480। सॉल्व कर लेंगे आप, एक जीरो। 48 दूनी 96, 48 दूनी 96 और 9 105। तो कितनी टोटल लागत आ जाएगी? 10,560 रुपए। कितनी टोटल आ जाएगी लागत आपकी? 10,560 रुपए। अगला है, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 220 रुपए है और लाभ 20% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? एक वस्तु का क्रय मूल्य 220 रुपए है और वस्तु का लाभ कितना है? 20%। तो आपको बताना है उस वस्तु का विक्रय मूल्य। देखिए क्रय मूल्य कितना है आपका? 220। क्रय मूल्य कितना है? 220। लाभ परसेंट कितना है? 20। आप बताओ किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचोगे तो 120% पैसा मिलेगा। सॉल्व कर लीजिए इसे, आपका आंसर आ जाएगा 12 दूनी 24, 2 हासिल का 12 दूनी 24 और 2 26। तो कितने रुपए की वस्तु बिक जाएगी? 264 रुपए की। आसान सवाल था तो आसानी तरीके से इसे सॉल्व कर लिया है। अगला देखते हैं,
अगला क्या है, अगला सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा जरा, एक वस्तु, सेम सवाल है ये, अगला भी सेम सवाल दिख रहा है, तो इसे आप कर लेंगे, प्रैक्टिस के लिए हो जाएगा, कर लेंगे। अगला सवाल देखिए, एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 10,650 रुपए हो जाती है और 6 वर्षों में 11,076 हो जाती है, वह राशि क्या है? एक राशि जो है वो साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 10,650, मतलब क्या है कि अगर आप बैंक में कोई राशि जमा करें, पता नहीं आपने कितना जमा किया, लेकिन जब आप 5 वर्षों बाद चेक करने जाएं, 5 वर्षों बाद, तो आपके अकाउंट में कितना रुपया दिखाई दे? 10,650। और अगर आप 6 वर्षों बाद चेक करने जाएं तो कितना रुपया दिखाई देगा? 11,076। कितना दिखाई देगा? 11,076। आइए देखते हैं फिर। जैसे मान लो आपने बैंक में P रुपया जमा कराया और आप जो है बैंक गए कितने साल बाद? 5 वर्ष बाद। जब आप अपने बैंक 5 वर्ष जब बाद जाए और आपको पैसा कितना दिखे बैंक में? 10,650। और 6 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? ये तो 5 साल का था, ये है 6 वर्ष का। 6 वर्ष बाद कितना हो गया? 11,076। बताओ, इतना पैसा हो गया आपका। आप बताओ, ये पैसा 6 साल का, ये 5 साल का, इसका मतलब 10,650 रुपए 1 साल बाद इतना हो जाएंगे। 1 साल का ब्याज हम निकाल लें घटा के, कितने का ब्याज निकाल लें? 1 साल का। अब बताओ 10,650 तो 350 ये, और ये कितने हो गए? 11, 350 में से 76 जोड़ दो तो 426 रुपए। तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 426। अब बताइए, अगर 1 साल का ब्याज 426 है तो 5 साल का ब्याज कितना होगा? 5 साल का, तो 426 में कितने का गुणा? 5 का। 26 पंचे 130 और 5 चौको 20, मतलब 2130 रुपए। तो 5 साल में कितना ब्याज मिला होगा? 2130। अब बताइए, कोई राशि जैसे P रुपए है, ये 5 साल बाद 10,650 हो गए, तो इस 10,650 में, इस 10,650 में 5 वर्ष का तो ब्याज शामिल होगा। अगर हम इसमें 5 साल का ब्याज घटा दें तो मूलधन मिल जाएगा, तो आप घटा दीजिए 2130। कितना बचेगा? 0, 2, 5, 8, कितना आ जाएगा? 8520। मतलब अगर आप बैंक में 8520 रुपए जमा कराते तो आपको 5 साल बाद 10,650 और 6 साल बाद 11,076 रुपए मिलते हैं। क्लियर है? अगला है, राजेश 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने कार्यालय जाता है और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है। यदि उसे आने जाने में कुल 9 घंटे का समय लगता है तो उसके घर से कार्यालय के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। राजेश, अब देखिए, राजेश क्या करता है? घर से चलता है। घर से कहां जाता है? कार्यालय। समझ लीजिएगा, आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कहां जाता है? कार्यालय। राजेश जो है घर से चलता है और कहां जाता है? कार्यालय जाता है और वापस आता है। देखिए, पहले वह गया और फिर वह अपने कार्यालय से वापस आया। गया किस गति से? 25 की गति से। आया किस गति से? 20। आने जाने में कुल समय लगा। तो 2 कंडीशंस होती हैं। हम क्या मानते हैं, अगर वह मान लो S1 की गति से गया और S2 की गति से आया तो दूरी बराबर, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है हमेशा? पहली चाल गुणा दूसरी चाल बटे दोनों चालों का योग और समय का योग। किसका योग? समय का योग। अब ध्यान क्या रखना है, अगर आपको आने जाने में कुल समय दिया गया है तो दूरी निकालने का ये आपका फॉर्मूला होगा और एक ही बार में आसानी से दूरी आ जाएगी। लेकिन समान दूरी होनी चाहिए। कैसी? घर से कार्यालय, कार्यालय से घर। मतलब अगर कोई व्यक्ति समान दूरी चलता है तो 2 चाल है तो दूरी निकालने का बड़ा आसान फॉर्मूला है। अगर यही मैं ये कह देता आने जाने में 5 घंटे कम लगते हैं या जाने में आने से 2 घंटे अधिक लगते हैं तो दूरी समय का क्या हो जाता है? अंतर। अगर आपको समय का अंतर दिया जाए तो दूसरा फॉर्मूला है। समय के अंतर का क्या फॉर्मूला है? इसी तरीके का है, तब दूरी बराबर क्या हो जाएगा? पहली चाल
गुणा दूसरी चाल बटे दोनों चालों का अंतर। और यहां पर क्या आ जाएगा, समय का अंतर। क्या हो जाएगा, समय का अंतर, मतलब समय अंतर। आने जाने में जो समय का जो डिफरेंस होगा वो इसमें लगा देंगे, तब आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो दोनों कंडीशंस में आप सवाल लगा सकते हैं। तो अभी हमें कुल घंटे पता है, कुल कितना समय लगा है, 9 घंटे। तो इसी में इससे लग जाएगा हमारा, तो आप लगा लीजिए, आसानी से आंसर आ जाएगा। देखिए क्या है, पहली चाल कितनी है 25, दूसरी चाल कितनी है 20, दोनों चालों का योग 45 और टोटल समय 9, 9 पंचे 45, 5 चौको 20, 25 चौको 100। तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी आपकी, 100 किलोमीटर। ये आपका आंसर है। क्लियर है दोस्तों, समझ आ रहा है। तो अगला सवाल देखते हैं। अगला है, यदि एक वर्ग का विकर्ण 10√2 सेंटीमीटर है, ये √2 है, कितना है √2। यदि एक वर्ग का विकर्ण 10√2 सेंटीमीटर है तो उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, जैसे एक वर्ग है, ये वर्ग है, और इस वर्ग का ये होता है विकर्ण। अगर वर्ग की भुजा a है तो इसका विकर्ण कितना होता है, a√2। ये क्या होता है, विकर्ण। और इस वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा स्क्वायर। अगर आपको भुजा पता चल जाए तो उसका क्या कर दो, वर्ग कर दो, तो वर्ग का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। ठीक है, तो आपको पता है विकर्ण कितना दिया गया है, 10√2, तो इसका वैल्यू हमें पता है। देखिए कितना हो जाएगा, a√2 बराबर कितना हो जाएगा, 10√2, √2 से √2 काट देंगे तो a का मान कितना आ जाएगा, 10। तो भुजा कितनी आ जाएगी, 10। अगर भुजा 10 है तो क्षेत्रफल निकाल लीजिए। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा इसका, 10 का वर्ग। 10 का वर्ग कितना होता है, 100 वर्ग सेंटीमीटर। आंसर कितना हो जाएगा, 100 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर है। तो अगला सवाल देखते हैं आगे, इसका आंसर कितना, 100 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, यदि 5 अवलोकन a1 a2 a3 a4 का औसत n है तो a1 माइनस 10, a1 माइनस 100, a2 माइनस 100, a3 माइनस 100, a4 माइनस 100 और a5 माइनस 100 का औसत कितना होगा। देखिए 5 संख्याएं आपको गिवन है, a1 a2 a3 a4 a5, इनका औसत कितना दिया गया है n। और आपसे पूछा किसका गया है, a1 माइनस 100, मतलब a1 में 100 घटा दिया है, a2 माइनस 100, a3 माइनस 100, a4 माइनस 100, a5 माइनस 100, मतलब प्रत्येक संख्या में कितना घटा दिया, 100। अगर प्रत्येक संख्या में समान संख्या घटाई जाए तो औसत में भी उतनी ही कमी हो जाती है। तो आप बताओ, जैसे a2 माइनस 100 कर दें हम, कितना हो जाएगा, a3 माइनस 100, आगे हो जाएगा a4 माइनस 100, नेक्स्ट हो जाएगा a5 माइनस 100। तो इनका जो औसत होगा, तो औसत में भी 100 की कमी हो जाएगी, तो औसत कितना हो जाएगा, n माइनस 100। औसत कितना हो जाएगा, n माइनस 100। देखिए क्या होता है, अगर आपको औसत पहले से गिवन है, समझ लीजिएगा, जैसे हम आपको बताएं, जैसे पहले से हमारे पास कोई औसत गिवन है और फिर हमें औसत पूछा जाए, किसी औसत में किसी संख्या का गुणा करा दें या किसी का भाग दे दें। समझ लीजिए जरा, देखिए अगले पेज पे, जैसे हम ये समझ लें, जैसे 1 2 3 4 5, देखिए इनका औसत कितना, अभी हमारे पास 3। अब देखिए प्रत्येक संख्या में हम समान संख्या घटा दें, मान लो 1 घटा दें, इसमें से 1 घटाएं तो कितना बचेगा, 0। इसमें से 1 घटाएं कितना बचेगा, 1। इसमें 1 घटाएं कितना बचेगा, 2। इसमें से 1 घटाएं कितना बचेगा, 3। इसमें 1 घटाएं कितना बचेगा, 4। अब औसत कितना हो गया, 2। बताइए सभी संख्याओं में मैंने 1 1 माइनस करा दिया, कराया कि नहीं, तो औसत में भी कितने की कमी हो गई,
तो देखा आपने औसत में भी कितने की कमी हो जाएगी, 1 की। तो ये रहा आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर मैथ का 10। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है दोस्तों तो आप इस सेशन को शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।